अस्सलाम वालेकुम। दी बॉस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, आप जानते हैं दी बॉस में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज से जो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, और हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो भी इन्हीं में से एक हैं। जो जब हम इनसे मिलेंगे और इनसे बातें करेंगे तो ना सिर्फ इनकी प्रोफाइल जानेंगे बल्कि इनके अर्ली डेज़ और इनके अचीवमेंट्स और साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। तो मैं चाहूँगी जो हमारे आज के गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ गौहर साहब, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद, चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI। इनसे मिलते हैं और जानते हैं इन्हीं के बारे में कि इतनी ज़्यादा जो पोस्ट जिनके बारे में मैंने बताया और भी मज़ीद जो अचीवमेंट्स है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये कि ये सब इन्होंने कैसे हासिल किया और किस तरह इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी और अब चढ़ते ही चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू सो मच कि आपने हमें दावत दी, और सबसे बड़ी बात कि आप हमारे लेकिन ये अजीब सी बात है, दी बॉस में दावत हमें बॉस देता है लेकिन गेस्ट वो हमारे प्रोग्राम का होता है। तो बहुत खुशी हुई कि आपके घर में मैं इस वक्त हूँ मौजूद, और आप मेरा ख्याल है कि जितने लाइटर मूड में हम बात कर सकेंगे उतना ही करेंगे। हनीफ साहब, पहले तो ये बताइए कि अगर मैं जानना चाहूँ कि मोहम्मद हनीफ गौहर जो हैं वो अगर दो अल्फाज में अपने बारे में कुछ बयान करें या दो अल्फाज में अपनी शख्सियत को डिस्क्राइब करें तो वो दो वर्ड्स क्या होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हनीफ गौहर जो आज आपको नज़र आ रहे हैं, आज आपने जिस तरीके से मेरे ओहदे गिनवाए और मेरी शख्सियत के बारे में आपने बताया, और भी बहुत से हैं ओहदे आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा लेटर मूड में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ तो वो मेरे ख्याल से शायद कम होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो विरासत में कुछ ना कुछ चीज़ें मिला करती हैं। सही, बिजनेस भी विरासत में मिलते हैं, ओहदे भी विरासत में, इस तरह से सिचुएशन होती है। लेकिन मेरे केस में भी ऐसा नहीं है। मैं अगर आप 25 साल पहले चले जाएं तो आई वॉज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैं ज़ीरो था, ज़ीरो, एक आम आदमी था, जो कि मैंने स्टार्ट किया 500 रुपये की एक मुलाजमत से, कि 500 रुपये की मुलाजमत स्टार्ट की, और उसके बाद स्क्रैच से, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कोई छोटा सा काम स्टार्ट किया, और ग्रेजुअली वो काम करते 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 तो आज जिस तरीके से आपने तारुफ कराया तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ समझ ही नहीं आई कि अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आई, और अल्लाह ने जो है तो मुझे चुना, सही, और उस लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ के एक मुतबर लोग खड़े होते हैं। तो उस पर मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का वो शायद कम। यानी 500 रुपए के नोट से, यानी कि जो आपकी जॉब थी उससे स्टार्ट हुई जिंदगी, और अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन तो जानते हैं हमारा जो ये शो है इसके 4 हिस्से हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके बचपन की, फिर उसके बाद जवानी की बात होती है, फिर मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ जो आपकी है उसके बारे में जानेंगे, और साथ साथ आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, और लास्ट में हम जानेंगे आपकी जो बॉसी लाइफ है कितनी सक्सेसफुल है और किस तरह से। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपके बचपन की तरफ। बचपन कहाँ गुजारा, कहाँ ब्रॉटअप हुआ आपका, पेरेंट्स के बारे में बताइएगा, सिबलिंग का बताइएगा इसमें। देखें, मेरी पैदाइश जो है तो कराची के ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ पर रिसाला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर मेरे वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे जी। तो हमारी पैदाइश उन्हीं के सरकारी क्वार्टर्स के अंदर हुई। ये नाना क्वाड़े के इलाका है, और वहाँ पैदा होने के बाद ग्रेजुअली उसी एरिया में रहने के बाद वहीं पर तालीम जो है कोतवाल बिल्डिंग, एक सरकारी स्कूल है, पीला स्कूल जिसको हम कहते हैं, ये डॉब मेडिकल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। वहाँ से जो है तो मैट्रिक हुआ, और उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा जाके वहीं पर लॉरेंस रोड पर उर्दू कॉलेज, वहाँ से तालीम की, और उसके बाद वहाँ रहते हुए ही जब मैंने 500 रुपये का तस्करा आपको किया तो जोड़िया बाज़ार में एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का ऑफिस हुआ करता था यंग ट्रेडर्स के नाम से, उसमें जो है तो कि कुछ करना है, वो करने के लिए जो है तो वहाँ चले गए, तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया 500 रुपये की मुलाजमत के ऊपर माहवार पे, और वो हम 500 रुपये के महीने लेते थे, और पूरा दिन सारे वेस्ट स्टाफ और ईस्ट स्टाफ में शेड्स में घुमा करते थे। लेकिन उससे ये हुआ कि एक ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया। आपकी एज क्या थी उस वक्त? मेरी एज 16 साल थी तकरीबन जी। 16 साल के मैट्रिक के बाद मैं इस काम में चला गया था। मैं 16 साल के बाद से मुझे जुस्तजू थी कि मैं खुद कुछ करूँ। कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं एक पुलिस अफसर का बेटा था। सही, ऐसी ज़रूरत नहीं थी खुदा न खास्ता कि पैसों की शायद कोई अशद ज़रूरत हो, लेकिन ये ख्वाहिश थी कि कम से कम मैं खुद जो है तो अपने तौर पे कुछ ना कुछ करूं। सही, तो उसी को देखते हुए उस समय जब जोड़िया बाजार का ये एडवांटेज हुआ उस ऑफिस का कि वहाँ से जब पैदल घुमा करता था तो रास्ते में जितने होलसेल के लोग नजर आया करते थे, तो वहाँ से ये होता था कि तजस्सुस होता था कि ये क्या करते हैं लोग, यहाँ से लेके जाके कहाँ सेल करते हैं।
वहाँ से वो आइडिया आया और कभी मैंने कोई फ्रॉक्स ली और कभी मैंने कोई चप्पल ली और कहीं पे स्टॉल लगा लिया, यानी कहाँ पर क्या कर बिजनेस माइंड था लिया। आपका, अगर देखा जाए तो आप हर तरह से सोचते थे कि किस तरह पैसा कमाया जाए। पैसा कमाया जाए और कोई शर्म नहीं आती थी, मकसद किसी भी किस्म के काम करने में कोई आर नहीं था कि नहीं नहीं इस काम में जो है तो इसमें कोई शर्म है। अब तो हनीफ साहब बहुत वक्त चेंज नहीं हो गया, लोग कोई भी ऐसा काम हो उससे करते हुए वाकई जिस तरह आपने कहा कि आर महसूस करना या हेजिटेट करते हैं, आप क्या समझते हैं अब जो जनरेशन है उसमें काफ़ी आप देखें वो जनरेशन में, बिल्कुल आपने सही फरमाया, वो जो जनरेशन जिसमें आर महसूस करती है और 4 जमातें पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि पता नहीं हम कितने बड़े काबिल हो गए। मैं जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लेक्चर्स, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कराची यूनिवर्सिटी गया, मैं बिस्टेक उसमें गया, मुख्तलिफ अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मैं अपने लेक्चर के अंदर बात ही मैं ये करता हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि आपने आज ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आपने कोई डायरेक्ट अफसरी आपको मिल जाएगी, आप अफसर हो जाएंगे या कोई बहुत बड़े टॉप लेवल के बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप स्क्रैच से शुरू करें और उसके बाद अगर अल्लाह ताला को हुक्म होगा तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। मैं एक वाक़या मुझे याद आया इससे जी ज़रूर, कि मैं एक दोस्त, मैं पिछले दिनों तारिक रोड पर कोई शॉपिंग करने के लिए गया, तो मेरी वाइफ जो है तो दुकान के अंदर गई, तो हम जैसे थैले उठा के, मियाँ बेचारे बाहर खड़े होते हैं, तो शरीफ मियाँ की तरह हम भी बाहर खड़े रहे थैले उठाकर, तो ऐसे मूड बना के एक पान खा लेते हैं, पान के खोखे पे चले गए, तो वहाँ से पान लेने लगा, तो उस लड़के से मेरे, जब तक वो पान मुझे दे रहा तो मैंने उससे पूछा, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई और अपना मुझे माजी याद आया कि उस पान वाले ने कहा कि मैं जो हूँ तो अभी मास्टर्स कर चुका हूँ और अभी मैं पार्ट टाइम ये खड़ा कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से अबाउट चला जाऊँ, बाहर जाके फिर मैं कुछ ना कुछ काम या कुछ सिलसिला मैं शुरू करूँ। आप देखें कि उस बच्चे ने मास्टर्स करने के बाद भी उसने शर्म महसूस नहीं की, पान बेची। यही इस तरह से मैंने अपने माजी में स्टार्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं आती थी कि मैं जोड़िया बाज़ार से जब लेडीज़ की अपनी चप्पल ला के मैं जामा क्लाथ की फुटपाथ पे सेल करता था, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। मैं बच्चों की फ्रॉक्स लेकर आता था, मैं बेचता था, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। मैं हैदरी मार्केट के बाहर ईद कार्ड के स्टॉल लगाया करता था, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। मैं ड्यूटी फ्री शॉप पे जब मैं आया, मैं ए फॉर्म बेचा करता था, मुझे कोई परवाह नहीं थी। सही। उन्हीं चीज़ों से मुझे लाइन मिलती गई और एक वक्त आया कि मैंने अपना मनी एक्सचेंज कर लिया। बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और एक मनी एक्सचेंज हो गया हमारा। उस मनी चेंजर से फिर आस्ते ग्रेजुअली लाइनें मिलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मजीद अभी बात करते हैं। हनीफ साहब, जब आप ये तमाम बातें हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं या मैं इस वक्त आपके साथ बैठ के आपकी बात सुन रही हूँ, तो एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, या कहना ये चाहिए कि इसको सवाल नहीं, मैं समझती हूँ कि ब्रॉटअप जहाँ आपका या जिस फैमिली में होता है, आपका बैकग्राउंड बहुत काउंट करता है। क्या कहेंगे कि बच्चों की तरबियत में कितना, या आपकी तरबियत में कितना आपके वालिदैन का हाथ था जो आपका ब्रॉटअप ऐसा हुआ और आपका माइंड इस तरह डेवलप? देखें, बच्चों का तो मैं आपको यही कहूँ कि सबसे ज़्यादा हाथ ही वालिदैन का होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने मेरा ब्रॉटअप किया। और मेरी माँ का, आज तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम अपनी माँ की कदर करते हैं कि जितनी बहादुर खातून थी मेरी वालदा जो है, उन्होंने जिस तरीके से हमें पाला पोसा, तो यकीनन जो है तो हम उनका एहसान जो है तो नहीं भुला सकते। ये उन्हीं का ब्रॉटअप था कि जो हम में हिम्मत आई, हम में करेज आई कि मेरी माँ की एक ही सोच थी कि बेटा आपने अपना कुछ करना है, आपने अपना कुछ करना है। अब आपके वालिद ने पुलिस में नौकरी बहुत कर ली है, तो आप लोग, हम 7 भाई हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरी वालदा की यही ख्वाहिश थी कि आपने अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी है, सही, आपने नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ करें। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी माँ की तरबियत थी और हमने जो स्क्रैच से स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से। हनीफ साहब, क्यों आपकी वालिदा, वरना हमेशा देखने में आता है पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, आप चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इसी फील्ड को या आपकी लाइन पर ही चलें। क्यों आपकी वालिदा नहीं चाहती थी कि आप भी वही फील्ड ज्वाइन करें? क्या उनको कोई बैड एक्सपीरियंसेस थे या क्या? मैं समझता हूँ कि यकीनन जो तो जो पुलिस, हमारे यहाँ का जो पुलिस कल्चर है या पुलिस का जो सिस्टम है, यकीनन मेरी वालदा एक पुलिस अफसर की वाइफ थी। उस दौर से लेके आज तक वैसा क्या वैसे ही, यानी वो जो पुलिस के बारे में आपको समझ गई, माशरे का हिस्सा है आप, मेरे ख्याल से। सही। तो यही प्रॉब्लम होंगे। इस वजह से मेरी वालदा ने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि हम पुलिस में जाएं, तो वरना तो आपको पता है हमारे लिए हम आसान होते। बल्कि एक दफ़ा मैं चला भी गया था पुलिस में, मैं अपॉइंट भी हो गया था, लेकिन वो शायद अल्लाह ताला ने मुकद्दर में आपके कुछ और लिखा होता है। सही, अगर मैं शायद पुलिस में अगर उस टाइम पे नौकरी कर चुका होता
तो जो मुझे आज पोजीशन मिली है, जो मुझे इज्जत मिली है, दौलत और शोहरत मिली है, शायद वो मुझे ना मिल सकती। हनीफ साहब, आपने अपने पेरेंट्स का जिस तरह जिक्र किया, मैं समझती हूँ कि कोई शक नहीं, किसी भी बच्चे का या कोई भी शख्सियत के पीछे उसके माँ बाप का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है कि उसका ब्रॉटअप जिस तरह वो करते हैं। भाइयों का आपने अभी जिक्र किया, मैं चाहूँगी बताएंगे आपकी सिबलिंग के बारे में, कितने बहन भाई? 7 भाई माशाल्लाह आपने बताया, बहनें कितनी हैं आपकी? 7 भाई हैं और हमारी 2 बहनें हैं जी। तो सारे माशाल्लाह अपने अपने बिजनेस के अंदर हैं, सब अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। अभी बहनों की माशाल्लाह अपना शादियां यकीनन हुई हुई हैं, अब उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं सिलसिला। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है। आपका कौन सा नंबर है बहन? मैं मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़े भाई हैं, तो मैं उस हिसाब से तीसरा नंबर है। कैसे था आपके साथ, कैसा पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि पहला बच्चा तो बहुत ही लाडला होता है या फिर लास्ट वाला, आपका नंबर क्योंकि तीसरा था, कैसा रहा आपका? मैं समझता हूँ कि लगता था कि बड़े बहन भाइयों से ज़्यादा है या नहीं? मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे वालिद ने जो तो मुझसे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार किया। और मेरे वालिद, जब से मैं पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि आपकी पैदाइश से पहले मुझे किसी ने कहा था कि अब आपकी एक औलाद होगी और वो औलाद जब होगी तो आपने मेरे पास आना है, मकसद बेटा होगा आपका, तो उसका नाम मैं रखूँगा। ये मेरे वालिद मुझे स्टोरी सुनाते हैं। तो मेरे वालिद ने इसी तरह हुआ, कुछ दिन के बाद मैं पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब फिर उन साहब के पास गए जो दीनी थे वो, तो उन्होंने फिर वो किताब वगैरह, हमें तो आज समझ आती है किताबें, उस टाइम पे लोग इतना समझते नहीं थे, तो उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद हनीफ उस टाइम पे रखा। गौहर मेरे वालिद का नाम है तो इस वजह से मोहम्मद हनीफ गौहर। सही। अब हमें समझ आता है कि वो बुक्स में देखा तो उससे स्टार्ट होता है हे से नाम, वो जो नहीं होते 3-4 लफ्ज़। सही। तो उस हिसाब से हमें आज समझ में आई कि देखें उस वक्त, आज से कोई 50 साल पहले, आज मेरी 50 साल उम्र हो गई है, तो उस वक्त उन्होंने ये देख के नाम रखा। उन्होंने बोला कि ये आपका बेटा बड़ा तकदीर वाला होगा। ये मेरे वालिद जो बताते हैं, मैं अपनी वालिद की बात आपको दोहरा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बचपन से करते हैं और उनके आज करीब तक भी आप करते हैं। वालिद बहुत ज़्यादा अपने वालिद के करीब, बहुत ज़्यादा वालिद के करीब। और मेरे वालिद आज भी, मैं समझता हूँ कि मेरी सारे बहन भाइयों में से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे वैसे हर बहन भाई का ये भी ख्याल होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नहीं नज़र भी आती है चीज़ें, नहीं सही बात है, वो नज़र आता है। देखें, एक वजह आपको मैं बताऊं कि मेरी ये भी हो सकती है कि मेरे, जब मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया तो मैंने अपने वालिद के नाम से तमाम कारोबार किया। अगर मेरे आपने जैसे अभी फरमाया आपने गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब ये है कि माय फादर नेम इज गौहर, बेसिकली गौहर रहमान। तो मैंने अपने वालिद के नाम को कंपनी पे लगाया, मैंने अपने वालिद के नाम को ब्रांड बनाया। गौहर जो है मेरे वालिद हैं, मेरी जितनी बिल्डिंग्स हैं, आप गौहर कॉम्प्लेक्स है, गौहर प्राइड है, गौहर ग्रीन सिटी है, गौहर टावर है, गौहर हाइट्स है, मुख्तलिफ है मेरे लातादाद माशाल्लाह स्टोंक शहर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने वो तमाम के तमाम अपने वालिद के नाम से मैंने प्रोजेक्ट्स रखे। अपनी कंपनी का ब्रांड मैंने अपने वालिद के नाम से रखा, और जो मेरी वालिद की ख्वाहिश होती है तो वो तमाम ख्वाहिशात अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ, मैं अपने वालिद की तमाम ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। और अभी आपके वालिद हयात हैं? मेरे वालिद हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद हयात हैं। वो जो भी मुझे हुक्म करते हैं कि इस शख्स के साथ ये मदद करनी है, इस शख्स के साथ ये करनी है, तो मैं उनके साथ जो है तो बिल्कुल उनको कोई इनकार नहीं करता और मैं सारी चीज़ें उनकी सब ख्वाहिशात को पूरा करता हूं। साहब, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी आप ये भी बताइए कि आपने ये तो कहा कि आपको अंदाज़ा था कि आपके वालिद आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों में। आप बच्चों में कैसे थे? शरारती थे या सीरियस टाइप के? क्या आपका बचपन कैसा था? कोई शरारत से भरपूर था? फ्रेंड्स कैसे थे आपके? फ्रेंड्स अभी भी हैं क्या? देखें, बचपन तो मैं समझता हूँ कि सबका शरारती होता है यकीनन हमारा भी उसी किस्म का था। हम भी जो बच्चे जो नॉर्मली करते हैं, साइकिलें चलाना, मोटरसाइकिलें चलाना, मोटरसाइकिल से गिर के अपनी टांगे तुड़वाना, वो सारे कोई शरारत याद है ऐसी कि दिल चाह रहा हो कि सबको बताएं? आपने कोई फ्रेंड्स के साथ ऐसी शरारत की हो जो आप समझते हो कि अगर अभी वो आपके साथ अभी भी फ्रेंड है तो आप उनको बताना चाहते हो मैंने क्यों की, या क्या कोई ऐसा वाकया? शरारत तो मैं इसको भी शरारत कहता हूँ कि एक दफ़ा मैं हैवी बाइक, मेरे पास तो बाइक वाइक होती नहीं थी, मैं तो लोगों से मांग के चलाता था मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। तो एक दोस्त से बाइक लेकर आया था, वो ट्रेल हुआ करती थी उन दिनों में, एक बड़ी लंबी सी। तो मेरे छोटे भाई थे 2, राशिद और फैसल, तो मैंने कहा कि चले हम चक्कर लगा कर आते हैं। तो हम वो चक्कर लगाने गए, तो वो शरारत की बात आई तो शरारत अचानक सूझी, तो आगे किसी ने मोटरसाइकिल मेरे आगे से ज़रा ज़्यादा तेज़ चला ली। तो बस हमने कहा कि चलो जी अब ऐसा करते हैं कि रेस लगाते हैं। वो हमने रेस लगाना शुरू कर दी।
वो दो रेस लगाते लगाते जो है तो लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल है चांद बीबी रोड पर, तो उसके आगे से एक जो है तो कुत्ता गुजरने लग गया और अचानक जब कुत्ता आया उसे बचाने के लिए जो है तो हम दोनों मोटरसाइकिलें जो है तो ऐसी गिरी कि बस मेरा आज तक जो है तो मेरी टांग का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद जो है तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ शरारत का कि ये क्या हमने किया। वो शरारत अच्छा ये है कि जो लड़के होते हैं उनको बाइक चलाने का सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो बड़े होते हैं उनको शौक होता है कि हमारे पास बाइक आ जाए। ऐसा ही शायद आपके साथ भी था। मजीद आपके बारे में जानते हो और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बचपन या जवानी में कहते हैं हर एक का कोई ना कोई जो है आइडियल होता है, आपका क्या आइडियल था, आपके साथ क्या था, किसी को आइडियल बनाया या नहीं, या आप अब सबका आइडियल बन गए हैं, ये जानेंगे आपसे। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी बॉस। हमारे साथ हैं मोहम्मद हनीफ साहब और उनसे बात हो रही है इनके बचपन के बारे में, जवानी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में और साथ साथ जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में भी। बेशक कहते हैं हनीफ साहब, अभी मैं जब बात करी थी मैंने आपको बताया कि हमारे 4 इस प्रोग्राम के हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों को कवर करते हुए हम आगे चलेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था वो ये था कि कोई आइडियल होता है हर एक का, आपका कोई आइडियल रहा है या आप अब आइडियल बन गए सबका? देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तो यकीनन मैं भी किसी न किसी का आइडियल होऊंगा, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सनैलिटी आइडियल होती है। सही सही। अगर आप कारोबार के हिसाब से आप देखें तो यकीनन जब इंसान तरक्की करता है तो सामने वाले को सामने फोकस करता है। सही। कि ये मेरा आइडियल है और मैं कोशिश करूं कि मैं इस जैसा या इसके नज़दीक पहुंच जाऊं मैं। तो उसमें आप बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं जनाब एहसन मुनीर साहब, आज वो मेरे भी लीडर हैं। उस वक्त मैं सिर्फ उन्हें टीवी पर और अखबारात में और महफ़िलों में देखा करता था। उसके बाद आज मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि आज मैं उसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप का हिस्सा हूँ मैं, और मैं उन्हीं के ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आइडियल के साथ, जिसको मैंने अपना आइडियल बनाया, उसके साथ आज वही मेरा लीडर है और मैं उसी की लीडरशिप के अंदर उन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हनीफ साहब, इंसान अपनी फर्स्ट जॉब और जो फर्स्ट कहते हैं कि मोहब्बत या इश्क वो कभी नहीं भूलता, और आप यकीनन इसमें भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपके साथ क्या रहा और क्या कहेंगे? देखें, जॉब का तो आपने जिक्र किया, मुझसे मैंने बताया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं छोटा ही था उस वक्त भी, इतना बड़ा नहीं था, मैं वही 16-17 साल का भी था। तो टीनेज में थे आप? टीनेज में था मैं, जब लड़कों को बाइक का भी शौक होता है और ये लड़कियां ताड़ने का भी शौक होता है। आपकी बेगम भी अभी साथ बैठेंगी और बाद में ये प्रोग्राम भी देखेंगी। तो मैं जो हूँ तो मेरी वालदा के साथ मैं किसी शादी पर लाहौर गया, तो मुझे नहीं था पता कि जैसे हम कराची, हम ओरिजिनली वी आर फ्रॉम एबटाबाद, मेरे पेरेंट्स यहाँ माइग्रेट करके आ गए थे बहुत पहले, तो हम यहाँ पैदा हुए हैं कराची में, ब्रॉटअप हमारा कराची का है, हम पश्तो स्पीकर हैं बेसिकली। तो इसी तरह से वहाँ पे एक और मेरी अम्मी की कज़न है, तो वो लोग सारे लाहौर में शिफ्ट हुए थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ मैं गया और वहाँ एक शादी की तकरीब थी, तो उसमें कराची वाले तो आपको पता है हम तेज़ ही होते हैं लड़के तो सारे के सारे। तो वहाँ हम गए तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ आई, तो वो ज़रा सा माशाल्लाह खूबसूरत थी, जैसे अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया हुआ है इस तरह से वो लड़कियाँ भी प्यारी थी। तो उनमें से एक लड़की पे नज़र आई, तो मैं बोला यार ये बड़ी प्यारी है, कौन है? तो खैर वो फिर चंद थोड़ी देर के बाद पता लगा कि कोई मसला नहीं है, ये आपकी अपनी खाला की बेटी है। तो वो प्यारी कहीं आपकी मिसेस तो नहीं बन गई या? जब भी इतना खुल के बता रहे, वरना मैं हैरान बन गई ये ना प्रोग्राम के बाद आपकी लड़ाई हो रही हो। ओह ओके, तो यानी फिर आपकी ये लव मैरिज हुई। वो कहते हैं कि फर्स्ट जो लव होता है कि पहली बार देखते ही। बिल्कुल जी, लकीली ऐसे ही। हालांकि बेटी है तो तुम्हारा पूरा हक है, इसको देखो भी और पसंद भी करो। उस वक्त तक नहीं पता था। उस वक्त तक मुझे नहीं था पता मेरी खाला की बेटी है, और वो 3 बहनें थी, उनमें से बीच वाली मेरे को पसंद आई, न छोटी और न बड़ी। तो ये भी एक इंसिडेंट आप वो आपकी मिसेस शाजिया थी? वो शाजिया जी, तो वो शाजिया थी, उस टाइम बहुत छोटी थी वो भी। हालांकि आप बताएं कि जब मैं 17 साल का था, मेरा 5 साल का गैप है। क्या आपने फिर क्या अपनी वालदा को बताया, किसको बताया? जी, जो ये बस मैं तो इंतजार कर रहा था जिसकी शादी में गए जल्दी जल्दी खत्म हो गया। तो जैसे ये तो फिल्मी सीन नहीं हो गया? फिल्मी सीन था पूरा। सही। फिर और आसानी से शादी हो गई। इत्तेफाक है लकीली कि अभी खुद आपको शायद बताएंगे अगर आप मेरी बीवी से भी सवाल करें, कि इत्तेफाक कह लें कि
उन्होंने भी जब मुझे देखा तो पता नहीं मुझ में उनको क्या नजर आया उसको भी नहीं पता था मैं कौन हूँ, लेकिन उसको भी मैं एक नज़र में अच्छा लग गया। और वो फिर खैर बड़ी मुश्किल से उसके घर पे गए। मैंने कहा यार अब इनके घर जाने का कोई तरीका शरीका कैसे है भाई, कि खाला तो है लेकिन कोई तरीका तो बताएं। एक दूसरा मेरा दोस्त था, कज़न था मेरा, उसको मैंने कहा कोई तरीका बताएं। सही। उसने कहा ये इसकी अम्मी लोग 5 साल पहले हज पर गए थे, तो चलो आज 5 साल बाद इनकी मुबारकबाद देने चलते हैं, बहाना तो हम वो 5 साल बाद वो हार वगैरह खरीदा, और क्योंकि उसको सिर्फ देखने के लिए और खाला को बताने के लिए कि मैं आपका अम्मी भांजा को हूं। बता चुके थे ये बात? अम्मी को मैंने बता दिया था। साथ लिया होगा ना? नहीं, अम्मी को नहीं लिया था मैंने, कज़न को साथ लिया था। पहले मैंने कहा यार मुझे घर तो ले जाओ इनके कि कहाँ पे रहते हैं। तो वो नेक्स्ट डे फिर हम वो हार वगैरह लेकर और उनके पास चले गए और खाला को मुबारकबाद दी, खाला मैं आपका भांजा हूँ और आपको हज की मुबारक हो। असल में जो है तो वो आपको मकसद हमारा, ये तो बड़ा फनी सीन है। फिर आपकी वालदा को बताया, आसानी से हो गई शादी? या वहाँ ये है कि आपके अब्बा ने पहले सोचा ये तो मेरे भाई किया, ऐसा भी तो होता है ना? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सबके सबकी रजामंदी से फिर हुई। मेरी अम्मी ने भी जाहिर की ख्वाहिश, क्योंकि मेरी अम्मी की फर्स्ट कज़न थी यकीनन। सही। और वो भी हर इंसान जब वो लड़कियाँ अच्छी लड़कियाँ ढूंढ रहा होता है तो अम्मी अब्बा की नज़र में मैं भी ज़रा सा अच्छा ही था, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा प्यार था उनका। तो कोशिश की, क्योंकि उनकी डिमांड शाजिया की ज़रा और ज़्यादा थी, तो उनके एक और कज़न के बेटे थे, तो वो चाहते थे किसी तरह से उनके साथ शादी हो जाए। हाँ, यानी कि 2 कैंडिडेट्स थे जिसमें, लेकिन आप इसलिए लकी थे, आपने कहा उन्होंने भी आपको देखा और पसंद किया। उन्होंने पसंद किया, वो उसके फादर की तरफ से रिलेटिव्स थे जो इंटरेस्टेड थे। तो फिर आपकी शादी कब हुई? आप तो छोटे थे ना जब? तो वो शादी देखिए हमारा फिर निकाह हमारा हो गया था 84 की, पहले 82-83 की बात है। तो किस सन में शादी हुई आपकी? 88 में शादी हुई थी हमारी। शादी 88 में हुई, सितंबर 19 सितंबर 88 में शादी हुई हमारी। पक्की बात है ना? जी जी पक्की बात। सही है, वो बैठेंगे तो पूछ लूंगी। जी जी आप बिल्कुल पूछ लीजिए, मैं अल्लाह का शुक्र मुझे याद होता है। सही। चलें, इसका मतलब है कि जब शादियाँ आएंगी ना, मैं उनसे जो पूछ चुकी हूँ वो गलत निकलेगा उस वक्त, क्योंकि शादिया का हाफजा खराब है, उन्हें बादाम खिलाएंगे आप। मुझे पता है। सही। चलें, गुड, अच्छी बात है। यानी कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज हुई? लव एंड कम अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश भी थी, मेरी वालदा खुद इस ख्वाहिश से गई थी, और मैंने जब लड़की को देखा तो मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने खुद ख्वाहिश जाहिर की, तो फिर मेरी वालदा ने कहा मैं तो आई इसी काम से थी। सही। चलें, बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा और आप लकी रहे। मेरा ख्याल है कि आपके वालिद ने जिस तरह आपका नाम रखा और उन्होंने जो सोच के रखा, आपके नाम के साथ आपकी तमाम कामयाबियाँ जुड़ी हुई हैं। हनीफ साहब, बात करूँगी कि शादी हो गई, माशाल्लाह, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह। 4 बेटियां हैं मेरी। सबसे पहले मेरी 2 बेटियां हुई 89 में। मेरी नायाब मेरी बेटी है, डॉक्टर है इस वक्त, नायाब, तो वो मेरी बेटी हुई। फिर 90 में मेरी बेटी नरमीन हुई, और 92 के अंदर मेरा बेटा हुआ नबील, और फिर 95 के अंदर मेरी बेटी हुई फरियाल, और फिर सबसे प्यारी जो मेरी लाडली है लाइबा 2000 में 2000 में मेरी लाइबा बेटी। तो माशाल्लाह आपके 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और मेरा एक बेटा है। बेटा आपके साथ ही होता है? बेटा मेरे साथ बिजनेस में जी मेरा, क्योंकि एक ही बेटा है, यकीनन इतना बड़ा कारोबार अल्लाह पाक ने दिया है भी। सही। तो बेटा जो है तो मेरे साथ है बिजनेस के अंदर। 3 बेटियों की मैं शादियां कर चुका हूँ। एक दामाद मेरे इस टाइम सियाचिन के अंदर हैं, वो ही इज एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर हैं। गुड। और दूसरे दामाद मेरे जो है तो फाइटर पायलट हैं, JF-17 थंडर के ऊपर पेशावर में। और तीसरे दामाद मेरे ऑस्ट्रेलिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो 3 बेटियां मेरी इस तरह से सब वो लोग घर में रहे, और एक बहू हमारे साथ है जो हम अभी हम मिलते हैं आपकी बहू से भी। आपने बेटियों के बारे में बताया, बेटे के बारे में बताया, आपकी मिसेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। माशाल्लाह आपकी शादी को कितने साल हो गए अभी? अगर हम शादी को आज तकरीबन कोई 27 साल 27 साल हो गए। 27 साल में शाजिया आपकी मिसेस, नाम मुझे इसलिए याद हो गया कि मैं पहले इनसे प्रोग्राम से पहले मिल चुकी हूँ, इस वजह से। शाजिया जो हैं, उनकी कौन सी ऐसी 2 बातें हनीफ साहब जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं कि इसकी आपका दिल जीत लिया उन 2 बातों ने? देखिए उन 2 बातों में ऐसी है कि एक तो तकरीबन उसकी नेचर और मेरी नेचर जो है तो मिलती है। गुड। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आज मैं समझता हूँ कि ये सारा अल्लाह पाक ने अगर हमारे पे मेहरबानी की है तो उसकी उस सोच और उस नेचर की वजह से। तो उसकी वो बात पसंद है कि हम तकरीबन जो सोचते हैं हम एक ही तरह का सोच रहे होते हैं सारे के दोनों, तो हमें कोई और ये कामयाब ज़िंदगी का राज भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और दूसरी बड़ी बात शाजिया में ये है कि शाजिया ने मेरे पूरे ख़ानदान का दिल जीता हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें ना कि आपकी कोई भी लड़की जब शादी करके आए, अगर आपके ससुराल वाले आपसे खुश हैं और आपके ख़ानदान वाले आपसे खुश हैं,
मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान में जितनी भी इज़्ज़त है, सपोर्ट है, तो वो मेरी शाजिया की, मेरी बीवी की वजह से है। सही। तो ये दोनों नेचर की और ये दिल जीतने की बात, मैं समझता हूँ कि दोनों खूबियाँ हैं। बहुत अच्छी बात है ये, तो दोनों खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। और ऐसी कौन सी बात जिससे आप इरिटेट होते हो कि शाजिया ये मत करो, या ये क्यों ऐसा, शाजिया में ये नहीं होना चाहिए था? देखें, वो तो शाजिया में जो है तो क्या नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ इसको आप अगर आप कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे तो आप गोल कर जाएंगे। क्योंकि आपने इस घर में रहना है। किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है मैं आपसे जानूंगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी ना सिर्फ आपने शाजिया से मिलना है बल्कि आपने नबील से ही मिलना है और इनकी बहू से ही मिलना है, और साथ साथ उनसे वो बातें जाननी है जो हम इनसे थोड़ी सी पहले जान चुके हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस आप देख रहे हैं दी बॉस, और हमारे साथ हैं आज मोहम्मद हनीफ साहब। और ब्रेक से पहले हनीफ साहब से हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन इस वक्त आपको हनीफ साहब पहले उस वक्त अकेले नज़र आ रहे थे और मैं 101 इनसे बात करी थी, लेकिन माशाल्लाह अब इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी पहले हनीफ साहब आपकी फैमिली का तारुफ करवा दूँ नाजरीन से। हमारे साथ मौजूद है मिसेज़ हनीफ शाजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और इनके साथ प्यारी सी जो बैठी हुई हैं इनकी बहू साहिबा हैं, और इनका नाम है फरियाल नबील, मिसेज़ नबील हैं। और नबील आप के साथ बैठे हुए ये हैं हनीफ साहब के बेटे नबील। अस्सलाम वालेकुम। एंड फरियाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक था। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि मैं दोबारा से हनीफ साहब आपसे बातें करूं और लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करूं कि लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन जब आपकी मिसेज बैठी हों, आपकी बहू बैठी हो और आपके बेटे, तो समझती हूँ कि पहले इनसे बात कर लेते हैं कि इनके क्या रिमार्क्स हैं आपके बारे में, इनके साथ आपकी लाइफ गुजरी। और सबसे पहली बात, मैं ब्रेक में हनीफ साहब से जब बात कर रही थी तो मैंने कहा हनीफ साहब आप हैं तो ये सब हैं, तो ये सब हैं तो हनीफ साहब भी हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँगी शाजिया साहिबा से पहले आपसे। हमने ब्रेक से पहले बहुत बातें की, आपकी शादी की बातें की, और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात थी ना वो ये थी कि जिस तरह आपको इन्होंने पसंद किया और आपने इनको पसंद किया, और आपकी शादी किस तरह हुई। मैं समझती हूँ कि ये आपकी दोनों की खुशकिस्मती है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को पसंद करने के बाद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो शुरू की, तो अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसी शख्सियत है आपके हस्बैंड? एज ए हस्बैंड किस तरह हैं? एज ए हस्बैंड तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर खुश नसीब औरत को इस तरह का हस्बैंड दे, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ करना चाहा हो तो हनीफ साहब ने, क्योंकि मैंने अभी जब आपके बारे में जानने की कोशिश की, प्रोग्राम से पहले भी बैठी हुई थी आपकी फैमिली के साथ ही, मुझे पता चला माशाल्लाह इस वक्त जो घर हम देख रहे हैं इतना अच्छा आपने डेकोर किया हुआ है, और साथ साथ बाहर से जब मैं एंटर हुई वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। फिर मुझे पता चला ना सिर्फ ये कि आपने घर को सारा सजाया हुआ है, बल्कि आप और भी बहुत से काम करती हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनीफ साहब ने कहा होगा कि नहीं अपने काम छोड़ो, मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो दो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा मैंने जो कुछ भी किया या करना चाहा इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, और बल्कि हर तरह से मेरी मदद की। सही कि और ये खुश होते हैं, मैं जो कुछ भी करूं ये खुश होते हैं, कभी मुझे कभी मना नहीं किया। चलिए ये तो बहुत, यही साइन है मैं समझती हूँ आपकी कामियाब जिंदगी का, और कामयाब जिंदगी इसी तरह गुजरती जब एक दूसरे की बात माने और खुश होके माने। बिल्कुल। फरियाल आपकी तरफ आ जाते हैं। पहले हनीफ साहब के बारे में आपसे जानूंगी, क्योंकि आप तो बचपन से इन्हें जानती होंगी अपने, बताया मुझे कि आप भी इनकी कज़न ही हैं। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि कैसी शख्सियत हैं, और पहले कैसे थे आपकी शादी से पहले आपके, और शादी के बाद आपने कैसा पाया अपने ससुर को? हाँ, पापा को। पापा जो हैं वो बहुत ही मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, और उनके साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं। वो इस तरह फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं या कुछ, तो हम कोशिश करते हैं वो और मामा हमारे साथ, उनके बगैर हमें मज़ा नहीं आता। और शादी से पहले वो जैसे थे वो शादी के बाद मुझे लगता है और अच्छे हैं। क्योंकि वो कभी डर लगता है जैसी पर्सनैलिटी नहीं लगता है कि बड़ा रॉब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पापा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं हम सब के साथ। तो अपनी कोई बात मनवानी होती है तो नबील से कह के मनवाती हो या खुद ही डायरेक्ट कर लेती? पापा को बोल देते हैं कि हमें ये करना है तो आप दें, वो हमेशा हमें इजाज़त दे देते हैं। वो कहते हैं जो तुम लोगों का दिल करता है वो करो, जहाँ जाना है
जाओ, कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। नबील, आपके साथ क्या है? आप अपने माशाल्लाह जो पापा हैं इनके साथ उनका बिजनेस भी देख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है पापा के साथ ही पापा का बिजनेस देखना? डांट वांट पड़ती है इस लिहाज से कि ये काम ऐसे नहीं करना था, या गाइडलाइन लेते हो इनसे? बिल्कुल, गलती हो तो डांट किसको नहीं पड़ती, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी पास में लाइफ थी उससे ये लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब पहले पास में यही था, बस बाहर घूमना, दोस्तों को टाइम देना, घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना, तो वो उस लाइफ में इतना मजा नहीं था। जब इस घर फैमिली के साथ रहना, ऑफिस जाना, घर आना। जब आपकी शादी हो गई, शादी हो बाउंड हो गया कि बस फैमिली को टाइम देना है। फरियाल टफ टाइम देती है या नहीं? टफ टाइम नॉट रियली। इतना टफ टाइम नहीं देती इतना पापा देते? पापा भी नहीं देते। अच्छा, मैंने पापा आपके बारे में एक बात जानने की कोशिश की थी, जो उन्होंने मुझे बताया। मैं कर लूँ ये वाली बात कि पापा की सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? कर लें आप। कर लें, बताएं ना फिर नबील आप। वो मैंने यही बताया था, सबसे अच्छी आदत तो ये कि मतलब ये कोई भी बात हो उसका डिसीजन फौरी लेते हैं। मतलब फैसला करना है तो अभी करना है, कल पे नहीं छोड़ना, बाद में नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ मुझे क्या सबको उनकी बहुत अच्छी लगती है। एंड बुरी बात का जो मैं बता रहा था वो ये कि कभी डांटना हो या कुछ करना हो तो पापा जगह नहीं देखते हैं कि कौन है आसपास, कौन नहीं है, तो डांट देते। अभी भी ऐसा? अब तो आपकी शादी हो गई। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं, बचत हो गई है शादी होने के बाद बहुत ज्यादा। हाँ, सही। और भी अभी मैं बातें करने लगी हूँ अभी हनीफ साहब से, तो उसमें जो गलत होगा वो आप लोग फौरन पॉइंट आउट करेंगे प्लीज। ये इसमें आपको ये कहना होगा जो आपको ब्रेक से पहले थोड़ा सा मेरे प्रोड्यूसर ने बताया था कि ये वो सेगमेंट है जिसमें आपने कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। ठीक है जी। हनीफ साहब, आपकी तरफ आते हैं एक बार फिर से। घर में किसकी सबसे ज्यादा चलती है, आपकी या फिर आपकी बेगम की? मेरी बेगम की। शायद यही फिर कम है, ये सच बात है। ये सच है। तो यानी कि पहले अगर कोई बात मनवानी हो इधर पहुंचे, फिर यहाँ जाके जो है वो क्लियर होगी। अमेरिका इज फर्स्ट ना, शी इज अमेरिका। अगर ऐसे मान ली बात तो उसको तरीका आता है। हाँ, सही। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे अच्छी बात है अगर इस तरह हो तो घर ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से पुरसुकून गुजरता है। और अगर बॉसी अगर आप घर में भी हो जो आपका जो, तो वो फिर सही नहीं रहता है ना। हाँ, फिर घर का बॉस में समझिए अलग होना चाहिए। ये तो ऑफिस के लिए ना, तो इनके ऊपर भी किसी बॉस को होना चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बॉस एक बेगम ही हो सकती है। मेरे ख्याल से जो घर का जो निज़ाम होता है ना, वो बेगम से अच्छा कोई नहीं चला सकती। जब आप बेगम को इख्तियार देते हैं ना, दो मामलात होते हैं, एक बाहर के मामलात मियाँ को देखने होते हैं और घर के अंदर के मामलात बेगम को देखने होते हैं। तो जो भी इस किस्म का करेगा तो खुशहाल जिंदगी गुजारेगा, अगर वो मुदाखलत करेगा घर के मामले। अच्छा हनीफ साहब, आपकी थोड़ी सी पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। म्यूजिक सुनते हैं, लगाव बहुत है? ज़्यादा शौक से सुनते क्या हैं। कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? वो सूफ़ी म्यूजिक। हमें रात को भी, जैसे हमने सूफियाना हमने सुना था कल भी रात को, आबदा परवीन बहुत पसंद है। आबदा परवीन इस वक्त भी मुल्क में नहीं थी, वरना कल जो हमारा गाला डिनर हुआ है तो उसमें हमें बुलवाना था, लेकिन हमने सनम मारवी को बुलवाया। और सनम मारवी रात हम तकरीबन 1-2 बजे तक रात तो खुद भी गुनगुनाना अच्छा लगता कभी? जी बहुत ज़्यादा जी। बचपन में हम दोनों एक दूसरे को सुनाया करते थे, मैं और शाजिया। कौन सा फेवरेट ऐसा है जो आप सुनाया करते थे या याद है? शाजिया कुछ वो हम भी सुन लें कभी। हाँ। है ऐसा कुछ? तो पुरानी बातें होगी। कोई बात नहीं, पुरानी बातें ही हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है, जो पुरानी बातें हैं उसको हम इस वक्त आपका ताज़ा करें, आपकी यादें। चले, अभी करंट कुछ याद है कोई ऐसा? करंट क्या, मैं उसी वक्त जो हम एक शेर सुना देता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं जरूर क्योंकि सच की बात हुई है तो। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें रोने नहीं देती।
शाजिया आप साथ में साथ देना, आप तो जवाब देती होंगी जब अब आगे से जब मोबाइल तो नहीं होते थे, लेकिन वैसे सामने हाँ, बैठ के बिल्कुल। हमारे इस टाइम में तो मोबाइल नहीं, यही PTCL हुआ करते थे, लेकिन उस पर भी बड़े सोच समझ के अम्मी ना देखें, अब्बा ना देख लें, बड़े छुप छुप के। तो इस गाने का जवाब भी देती थी कि नहीं? जी देती बताएं थी। ना आप फिर, आप क्या कहती थी? मैं आवाज़ बहुत बेसुरी सी आवाज़। कुछ नहीं, हमें आवाज़ से कोई नहीं, हमें आपकी आप देखें, आपकी याद ताज़ा होगी, और जब ये शो देखेंगी ना आप, और जब देखेंंगी ये शो, फिर आपकी और ज़्यादा मेमोरीज जो है अच्छा लगेगा। मैंने एक वो सुनाया करती थी, बहुत याद आएंगे ये दिन मुझे तड़पाएंगे, ये दिन सनम तेरी कसम। जबरदस्त जबरदस्त भाई, इस पे क्लैपिंग होनी ज्यादा चाहिए। अच्छा था। क्या पहले कभी सुना था मम्मी पापा को जो है इतना गाना गाते हुए? पापा को सुना, मम्मी को नहीं सुना। हाँ सही, जबरदस्त। तो फिर ये क्रेडिट हमें जाता है, हमने आपको सुनवा दिया। सही, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जो आपको गाना आता है, जितना भी आपने सुनाया, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि सुर की ज़रूरत नहीं है, ये मोहब्बत है, ये आपका वो प्यार है जो आज भी नज़र आता है। और मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन से समझ जाना चाहिए कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवीज़ पसंद हैं? जी बिल्कुल पसंद है। देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, फैमिली अक्सर जाया करते हैं जी। हाँ बिल्कुल। कौन सी मूवीज़ का इंतज़ार रहता है कि हाँ ये आएंगी तो ज़रूर जाएंगे? हम कोशिश करते हैं कि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज़ बन रही हैं। सही सही। तो जितनी भी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है, बड़ी अप्रिशिएटेड प्रोडक्शन है। अब जो भी पाकिस्तानी मूवी आती है, कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर जाएँ और वो पाकिस्तानी मूवी देखें। और उसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन इंडस्ट्री जो मूवीज़ की है हमसे कई गुना ज़्यादा आगे, तो उसकी भी कोई नई मूवी आती है तो उसकी रेटिंग चेक करते हैं, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है तो हम सब मिल के जाते हैं मूवी देखने के लिए। सही। अच्छा, अब हमारा एक राउंड और भी है जो आप लोगों के साथ साथ ही हम इनसे करेंगे कंप्लीट, क्योंकि कुछ ऐसे इसके जवाब हैं जो मैं प्रोग्राम से पहले ले चुकी हूँ आपकी फैमिली से, और आपने जो है उसको बिल्कुल सही बताना है। ये है राउंड हमारा, रैपिड फायर के नाम से ये राउंड है। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है जितना एंजॉय आप इस राउंड को करते होंगे, शायद ही कोई राउंड होगा इस प्रोग्राम का जो आपको पसंद हो या आप उसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। इस वक्त हमारे साथ हनीफ मोहम्मद साहब हैं, इनसे जानते हैं मोहम्मद हनीफ से कि भाई आपका जो रैपिड फायर है इसमें आपने यूं जवाब देना है। शादी में जब आपकी शादी हुई, वो तो मुझे पता चल गया कि एक जगह कुछ गलती हो गई, लेकिन आपने सही बता दिया है। मुंह दिखाई में बेगम को क्या दिया था? हीरे की अंगूठी दी थी। गुड। हनीमून पर कहाँ गए थे? नॉर्दर्न एरियाज। और खाने में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है बेगम के हाथ का? बिरयानी, और जो भी पकाए, हर चीज़ की कुछ भी पका ले इसका पसंद। शॉपिंग पे लेके जाते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की शॉपिंग करवाते हैं? कपड़ों की शॉपिंग सबसे ज़्यादा कराते हैं। सबसे प्यारा लाडला बच्चा या बच्ची कौन है आपकी? मेरी सबसे प्यारी लाडली छोटी बेटी मेरी लाइबा। हाँ। अच्छा हनीफ साहब, इनमें से किसी एक खातून के साथ आपको अगर ट्रैवल कर रहे हैं और उस वक्त आपको सीट, बराबर की सीट पे अगर किसी को बिठाना पड़ गया, तो इनमें से किसको बिठाएंगे? फिरदौस आशिकवन, शीरी मसारी, मीरा या शर्मिला फारूकी? किसी को भी नहीं बिठाऊंगा, अपनी बीवी को बिठाऊंगा। नहीं, मैंने कहा अगर इनमें से किसी को बिठा, बीवी तो नहीं है ना, आप ट्रैवलिंग करते अच्छा, रहते हैं हर वक्त तो नहीं ना बिजनेस के सिलसिले में। वो एक अलग बात है, घुमाने लेके जाए तो वो तो बीवी होगी, वही साथ बैठेगी, लेकिन वैसे शर्मिला फारूकी को। ये कम जगह घेरेगी। प्रोग्राम के बाद पूछिएगा आप कि क्यों? अच्छा, अगर कभी आपको मूवी की ऑफर हो, माशाल्लाह आप हैंडसम हैं इतने, तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? नाम मेरे पास नहीं है, आप खुद बताएं। मैं अगर मौका मिला तो रीमा के साथ। रीमा के साथ? अब ये भी बाद में सवाल होगा, आपको पता था कैसा है कि रीमा अगर कभी ऑफर तो रीमा को फेवरेट इनकी हैं। हनीफ साहब, अगर एक दिन की हुकूमत आपको मिले तो कौन से 2 काम, वैसे तो सारे अच्छे काम आप करेंगे, लेकिन पहले 2 काम कौन से हैं जो आप फौरी तौर पे करना चाहेंगे? मैं जो हूँ तो पाकिस्तान के ऊपर जितने कर्जे हैं मुल्क के ऊपर 68 बिलियन इस वक्त डॉलर हैं, अगर मुझे हुक्मरानी मिली तो मैं सबसे पहले कर्जे ख़त्म करूँगा। सही। और दूसरी, इस मुल्क में जो बेरोज़गारी और गुर्बत है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका खात्मा करूँ। सही। पाकिस्तान के लिए बेहतर सियासतदान, आप इनमें से किसको मुंतखब करेंगे? नाम मैं आपको बताती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ। इमरान खान। आप ऐसी जगह पर हैं हनीफ साहब जहाँ पर सिर्फ एक शख्स की आप हेल्प कर सकते हैं, वो शख्स मैं आपको बताती हूँ इनमें से किसकी कर सकते हैं। आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बहू या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड? मेरी वाइफ।
बचत रखनी है हर जगह पे। सही। एक चीज़ जो मैं हर एक से लाजमन पूछती हूँ कि अगर आप मोहम्मद हनीफ गौहर ना होते तो फिर क्या होते, या कौन सी लाइफ आप चूज़ करते इस लाइफ के अलावा? इस लाइफ के अलावा मैं यकीनन कोई आम इंसान होता, कहीं जॉब कर रहा होता, और अगर मैं मोहम्मद हनीफ गौहर अभी नहीं होता, इस पोजीशन पे नहीं होता, यही बात कर रही है ना, पोजीशन की बात कर रही है, तो यकीनन मैं कहीं ना कहीं किसी पुलिस थाने का SHO होता, क्योंकि मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, तो मैं भी पुलिस में होता। सही, या मैं अभी तक शहीद हुआ होता किसी मुकाबले में, या मैं किसी थाने का SHO लगा हुआ होता। हनीफ साहब, लास्ट में जो हमारी यंगस्टर है, माशाल्लाह आपका बेटा आपके साथ, और इतना यंग है, ये भी मुझे बताया था 23 इयर्स नबील आपकी एज है, और बड़ा अच्छा लगा कि वो आपका साथ दे रहे हो अपने आपके साथ आपके बिजनेस में। यकीनन आपने फोर्स नहीं किया होगा, ये यकीनन ऐसी बात है नबील? फोर्स किया पापा ने के, या आप अपने शौक से ही आए? अपने शौक से। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्हें फोर्स नहीं किया। क्या कहेंगे यार यंगस्टर को अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, या यंगस्टर को अगर अपने मुल्क का सोचना है तो कोई ऐसा मैसेज जिस पे ज़रूर वो अमल करें और उसको देखते हुए वो आगे बढ़ें? देखिए, आपने अपने पेरेंट्स को, जो औलाद होती है हमेशा अपने पेरेंट्स को देखकर रोल मॉडल बनाती है। सही। आपका अपना किरदार ऐसा होना चाहिए कि आप अपने औलाद के रोल मॉडल हों, और मैं ये समझता हूँ कि मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि मेरे अपने बच्चे जो है तो मुझसे प्यार करते हैं, और जो मेरी अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी के अंदर, तो उन्होंने मुझे अपना रोल मॉडल खुद बनाया हुआ है। तो खुद मेरे बेटे या मेरी बेटियां चाहती हैं कि हम अपने पेरेंट्स जैसे बने। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल की नस्ल को कि वो भी अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट करें और पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल बनाएं। बेटियों के लिए कोई बात? बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, जब बेटियां अल्लाह ताला देता है तो उनका नसीब साथ देता है। सही। और बेटियां आने के बाद ही अगर कुछ ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेहरबानियां नज़र आती हैं तो मैं समझता हूँ बेटियों की वजह से आती हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी हैं, और मेरा ये भी यकीन है कि आज अगर कुछ मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया या नवाजा, उनके नसीब से मुझे नवाजा। बहुत शुक्रिया आप सबका, और ख़ास तौर से हनीफ साहब आपका और आप तीनों का भी, कि आप जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। यकीनन आपको जब ये प्रोग्राम देखेंगे, और ये आप लोगों की फैमिली का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस प्रोग्राम में दी बॉस में गेस्ट बने, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और नाज़रीन, आपको मैं कहूँगी कि आज का प्रोग्राम दी बॉस आपने देखा, आज के हमारे गेस्ट थे मोहम्मद हनीफ गौहर, चेयरमैन आबाद। इनसे मिलकर अंदाज़ा होता है कि वाकई अगर आपके कोई भी काम करने में, या आपने अपनी लाइफ का कोई मोटिव रखा हुआ है, तो उसमें आपको सच और नेक नियति के साथ चलना पड़ता है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।